लास्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है कहीं पे, कोई भी पार्ट जो नहीं समझ में आया हो लास्ट क्लास में? ओके, तो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये था, ये एक ऐसा क्यूब रखा हुआ है इस टाइप से। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 2,0,0। जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी बात पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, बट क्या किया जाए, इसलिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। हमने लास्ट क्लास में देखा था इंटीग्रल ऑफ ई, नहीं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। हाँ, इंटरफ्लक्स बस देखा था, गॉस लॉ स्टार्ट नहीं किया था, राइट। यहाँ पर हम लोग के पास था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में रखा था, नेट फ्लक्स इक्वल टू 28। संचय मे बी अलग अलग फेज से निकाले हो ना संचय? हाँ सही है, नेट फ्लक्स है 28 ही आता है, पता नहीं मेरे पास आंसर नहीं है इसका। और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, एज लेंथ, एज लेंथ इज 2 मीटर। और नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसा था, बी सी ए बी सी डी। हाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है E F G H। दिस वाज x axis, positive x, this was y, and this was z। तो क्वेश्चन था कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो लेट्स स्टार्ट विथ ADEH। फ्लक्स याद है क्या था? फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन किया था? इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट था। तो पहले हम लोग बात करते हैं ADEH साइड का, ADEH फेस का। तो उसका एरिया वेक्टर कितना होगा और किधर होगा? एरिया वेक्टर क्या होगा इसका? हाँ संजय, एरिया वेक्टर। ओके, देवल सही है, प्रतीक्षा। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड रेडियली आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज -I। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ 2 है, तो 4, 2 टू द 4, तो एरिया वेक्टर इज 4I। अब मुझे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, राइट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट से मुझे मतलब है? ये जे वाले से मतलब है क्या इस वाले में? वो तो डॉट प्रोडक्ट में जीरो हो जाएगा, राइट। मुझे बस किससे मतलब है? आई वाले से। तो इन सारे पॉइंट पे जो ब्लू शेडेड है, इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है इन आई? चिन्मय, नूतन, इन सारे पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा जो ब्लू शेडेड है? 12 नहीं में है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है ना महक? जो ये वाला है इसमें सारे पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, राइट सकते हैं, तो जस्ट एक्स को 2 पुट कर दो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6, यस 6 इन आई। जे वाले से तो मुझे मतलब ही नहीं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, so flux will be, area is -4, right? Flux will be -24, so ADEX का ये हो गया। सिमिलरली इसका बताओ, इस वाले फेस का BCFG एरिया वेक्टर कितना होगा? BCFG +4 i cap। +4 i कैप, राइट। इधर अगेन अगर +4 i कैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आई वाले कंपोनेंट से मुझे मतलब है, जे वाले से मतलब नहीं है। और इन सारे पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4। 4, क्योंकि एज लेंथ 2 है, यहाँ तक 2, 2 + 2 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 4 से 12, the flux will be 48। 48। Fine. Next is ऊपर वाला फेस, लेट्स से EFGH इन सॉरी EFGH इन सारे फेस, इसका एरिया वेक्टर 4j cap। ऊपर की ओर राइट 4j कैप, मैग्नीट्यूड इज 4 ओनली। अब इस बार मुझे किससे मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड i के जे वाले कंपोनेंट से। से, राइट। तो y वाले का इन सारे पॉइंट पे y वैल्यू क्या है? 2। 2 2, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, y को 2 पुट कर दो, 8 j कैप, तो 32। फ्लक्स विल बी 32, राइट। ये वाले फेस का बात करो, एक्स एक्सिस ये था, ABCD एरिया वेक्टर माइनस -j, -4j। एरिया का वेक्टर कैसे निकाला नहीं समझा। ओके ओके, हर एक मिनट में आ रहा हूँ। एरिया वेक्टर इज -4j, और अगेन मुझे j से मतलब है, तो इन सारे पॉइंट पे y कंपोनेंट क्या है? 0, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गया। ओके हाँ हार्दिक, देखो एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड जो होगा ना, वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया के बराबर होगा, राइट। 2 × 2 4 हर जगह लिखता है। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था इसका, तो इसका एरिया वेक्टर हम लोग इधर डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड इसका इधर डिफाइन करते हैं, एंड इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा डिफाइन करते हैं। हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड। ओके हार्दिक? ओके अच्छा, बाकी दोनों फेस जो बच गया, बाकी दोनों फेस से फ्लक्स क्या होगा? कौन सा बचा? ABGH, सही है संजय। ABGH, और कौन सा बचा? CDEF, CDEF। एक एरिया वेक्टर 0 होगा ना AD, क्या? हाँ, दोनों का फ्लक्स 0 होगा। सर, अगर क्योंकि मैं ABGH का बात करूं, परपेंडिकुलर है, हमें हाँ वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये 4K और K कैप में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो 0 हो गया डायरेक्टली। सिमिलरली CDEF का भी, सर क्या CDEF परपेंडिकुलर है? -4,
देखो एरिया वेक्टर तो प्लस 4k कैप है ना प्रतीक्षा, प्लस 4k कैप या फिर माइनस 4k कैप, जी सर। और उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अच्छा हाँ सर। के वाले डायरेक्शन में, और नेट फ्लक्स तो 0 है, राइट। तो इसमें भी फ्लक्स 0, इसमें भी फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का उस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो अगर हम लोग नेट फ्लक्स का बात करें संचय, तो फिर संजय थोड़ा अलग आ रहा है मेरा आंसर, एक बार चेक करना। सर मैंने कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करना भूल गया था। ओके, देन ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वहां पर जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का 3xi प्लस 4yj दिया है ना, उसमें अल्फा रूट एक्स प्लस बीटा रूट वाई ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है। तो वो क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर लेना, सॉल्व एग्जांपल में ही अच्छा क्वेश्चन है इसी टाइप का। डन, आगे सुना। नेक्स्ट हेडिंग दो, गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बताता है? अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, 3 डायमेंशन में क्लोज्ड कोई भी ऑब्जेक्ट है, या कुछ भी है, सिलेंडर है, क्यूब है, कुछ भी क्लोज्ड, तो अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज है, लेट्स से प्लस Q1, यहाँ पर माइनस Q2, यहाँ पर प्लस Q3, यहाँ पर माइनस Q4, यहाँ प्लस Q5, माइनस Q6, ऐसा कोई भी सिस्टम है, और ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस को जनरली हम लोग बोल देंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन, GAUSSIN, गॉसियन सरफेस। तो इसने क्या बोला कि अगर मैं इस क्लोज सरफेस का इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए करूं इस क्लोज सरफेस पे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इस पूरे क्लोज सरफेस पे, तो ये आता है इसका वैल्यू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जैसे चार्ज इनक्लोज्ड क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू दिस इज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका हम लोग एप्लीकेशन करके देखेंगे कि बहुत सारा जैसे ओके, नॉन इंटी बैच 1, इंटी में तो दिनेश सर अभी स्टार्ट कर दिए, नॉन इंटी बैच 1 नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसा देखेंगे बिना गॉस लॉ का यूज किए, यहाँ पर 2k लैम्डा बाई आर कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन इंटी बैच 2 सुबह तुम लोग उस दिन बाद बताएगा, इंटी में शायद नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ये वाला। तो ये सब चीज जो है ना, इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी जाता है हमारे नॉर्मल मेथड से। जब हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं तो डायरेक्टली ये सब हमारे पास आंसर सीधा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कुछ कुछ चीज में जब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉस लॉ हमारा फायदा का चीज है।
for a closed Gaussian surface, net flux through the surface equal to net flux through the surface is equals to charge enclosed upon epsilon naught. Then okay. Question. ये क्यूब है and a charge plus q is placed at the center of the cube. Placed at center of cube. Find the flux through the cube. Find the flux through the cube. Say everyone. Say Pratiksha. Find the flux through the cube, and second part is find the flux through each face of the cube. Say everyone. QA through each face. नहीं प्रतीक्षा. QA क्या? A क्या है? तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स तो डायरेक्टली चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? नहीं प्रतीक्षा. टोटल पहला वाला पार्ट तो डायरेक्टली हो जाएगा. फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस, दैट इज कितना चार्ज क्यूब के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? ये 6 फेस है, 6 से इक्वल फ्लक्स पास करेगा क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन है 6 के लिए, राइट? सारे फेस के लिए आइडेंटिकल सिचुएशन है. यस नो? 4 आगे सामने वाले 5 तो ईच फेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q by 6 epsilon naught. सर सेकंड वाला एक बार बता सकते हैं? तो चार्ज हम लोग कहाँ पर रखे हैं? चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. ठीक है, तो अगर कोई भी चीज सेंटर पे है क्यूब के, तो उसके लिए 6 फेस, जो 6 फेस है क्यूब का, सारे फेसेस आइडेंटिकल है क्या हाँ सर. विद रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन, राइट? सारे फेसेस आइडेंटिकल है, तो सारे फेसेस से उसके फ्लक्स क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिकली पास करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो सबके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हमने एक चार्ज को यहाँ रखा है प्लस क्यू. फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब. फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब. सर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. नहीं. जीरो नहीं. पार्थ सही है. क्यू बाई थ्री नहीं. प्रतीक्षा. आशुतोष नहीं. क्यू बाई थ्री नहीं. विवान सही है. एबीसीडी जीरो. और कौन सा स्पेस बच गया? बी सी एच जी. सही है संचय. ओके हिंट. इसको तुम ऐसा अज्यूम करो कि तुम्हारा जो रूम है ना जिसमें तुम बैठे हुए हो वो एक क्यूब है. एंड एट वन ऑफ द कॉर्नर वो चार्ज प्लेस्ड है. तो वो चार्ज कितने और रूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सही है पार्थ. 8. 8 और रूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. जैसे मान लो ऐसा कुछ है. आपका आखिरी 3 का भी दिया. हाँ ठीक है पार्थ सही है. ठीक है. अब देखो जैसे मान लो तुम्हारा ये रूम है. तुम इस वाले रूम में बैठे हो. मैं उसको एक मिनट. तो एक लाइन मिसिंग है. fine. ठीक है. अब देखो जैसे ये वाला है. हम लोग ये वाला जो क्यूब है येलो. यहाँ पे येलो. अगर मैं यहाँ पर चार्ज रखता हूँ इस वाले पॉइंट पे. तो देखो ये बाकी टोटल 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है क्या ये चार्ज? ऐसे 4 क्यूब नीचे वाले फ्लोर पे अगर तुम अपने रूम सोचो तो 4 रूम उस फ्लोर पे है. तुम जिस रूम में बैठे हो उसके बाजू वाला रूम, उसके लेफ्ट वाला रूम, राइट वाला रूम, ऐसा. तो 4 रूम उस फ्लोर पे और 4 उसके ऊपर वाले फ्लोर पे. राइट. तो टोटल 8 रूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो फ्लक्स थ्रू ईच रूम मतलब चार्ज इनक्लोज क्या होगा? हर रूम में 1/8 होगा ऑफ द टोटल. सो चार्ज इनक्लोज इज q by 8 and epsilon naught. राइट.
ये किसी को नहीं समझा तो बताओ। सर प्लीज वापस बताइए ना। हाँ हाँ, ये फिगर में, चल मैं पहले फिगर बताता हूँ फिर तुमको रियल लाइफ समझाता हूँ। इस फिगर में देखो, अगर तुम ये रेड जो स्पॉट है वहां पर अगर तुम्हारा चार्ज है, तो कुछ चार्ज का पोर्शन ये येलो वाले रूम में है, राइट? यस सर, वो 8 क्यूब्स में। वो 8 क्यूब में कुछ ना कुछ होगा। हाँ तो सर। तो एक क्यूब में कितना चार्ज इनक्लोज हुआ? अगर 8 रूम मिला के क्यू है तो एक रूम में हाँ कितना हुआ? क्यू बाई 8, भाई। राइट? तो चार्ज इनक्लोज इज क्यू बाई 8, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके सर। राइट? सर बट क्वेश्चन में वो वर्टेक्स पे है ना चार्ज हाँ आपने। तो मैं ऐसा, अरे तो फिर रूम को तुम ऐसे बना लो ना, मतलब मैंने उधर का बना दिया, सिचुएशन तो आइडेंटिकल बनेगा ना। ओके हाँ सर, समझा मैं। ठीक है, तुम हाँ। इसको ऐसे इधर से क्यूब एक्सटेंड कर दो ऊपर। यस फाइन, सर। फील आ गया? हाँ सर, थैंक यू। ओके। हाँ, अब ये बताओ फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी क्या होगा? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द फेस ए बी सी डी। 2/48 नहीं होगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नहीं देता। पिछला क्वेश्चन हो गया था वो। सारे फेसेस आइडेंटिकल नहीं है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। 2/24। ए बी सी डी नहीं, परीक्षा में ए बी सी डी पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? किसी और का आंसर हो सकता है क्यू बाई 20 में। जीरो होगा। 0 होगा। सर बी लॉजिक। वाला चार्ज ऑन द प्लेन है, डाला है मैंने। ओके, फाइन, सही है, सही है, सही है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो वो वहां पर चार्ज रखा हुआ है, तो अगर वहां उस कोने पे चार्ज है, तो इस वाले फेस का बात करो जिससे ये कबर्ड वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कबर्ड के लॉन्ग निकल रहा होगा, ऐसा कुछ निकल रहा होगा इस वाले फेस पे, राइट? वहां से आ रहा होगा सीधा ऐसा, ऐसा एरिया परपेंडिकुलर है, तो इस वाले फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, राइट? ये फील आया क्या? Yes, तो sir. फिगर में दिखाता हूँ। ओके, फिगर में देखो, जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखा हूँ इस पॉइंट पे प्लस क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होगा, ऐसा कुछ, राइट? तो इस वाले फेस का बात करो, ए बी सी डी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर इधर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक बार फील करना, एक क्यूब लेके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? सारे फेस पे, सारे पॉइंट पे 90 दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो एबीसीडी के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। 0, राइट? सिमिलरली जो भी फेस
इस चार्ज को कंटेन कर रहा है, उसमें वही केस बनेगा। ऐसे ये वाला मान लो, लेट्स से मैं रैंडम अभी नाम दे रहा हूँ, फिर वापस से क्वेश्चन पे आता हूँ। EFGH लेट्स से, तो ये वाला फेस ADFG, इसमें भी क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, 0। और ये जो ABGH है, ABHG, उसमें भी सेम सिचुएशन बनेगा। ये फील आ रहा है क्या? यस नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस ओके फाइन, ठीक है। तुम लोग का क्वेश्चन कहाँ था? सॉरी, हाँ, क्वेश्चन ये था, तो फ्लक्स थ्रू जो भी ए को इंक्लोज कर रहा है, उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। 0. तो ये वाला 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बाकी तीनों। अब उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारे पास क्यूब है ना, तो उस चार्ज के रिस्पेक्ट में बाकी तीनों फेस आइडेंटिकल है क्या? Yes, sir. इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल टाइप से, तो बाकी तीनों फेस आइडेंटिकल है, तो बाकी तीनों मिला के फ्लक्स कितना है, Q/8। 24. तो सबके थ्रू क्या हो जाएगा, Q/24, Q/24 एंड Q/24 एप्सिलॉन नॉट। राइट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, just play on one of the edge, find the flux to the cube, one of the edge, charge is placed on one of the edge, find the flux to the cube। नहीं संजय, सेम मैं ही सोचो, अगर यहाँ पर रखे तो कितने रूम में डिवाइडेड होगा, रूम के अगर बीचों बीच रखे हो एज पे, 4. 4। एक एक इसके बाजू वाला, यस संजय राइट, एक ये, एक इसके पीछे वाला, और एक ये 4 रूम में डिवाइडेड होगा, राइट। तो ईच में कितना होगा, Q/4, चार फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। इस बार हम लोग किसी फेस के थ्रू, मतलब जो चार्ज को कंटेन कर रहा है उसके थ्रू तो 0 ही हो जाएगा, बाकी तीनों फेस, एक मिनट, वो चार्ज को कितने फेस कंटेन कर रहे होंगे, 2,
लेकिन बाकी जो फेसेस होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बाकी फेसेस के थ्रू फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। भाई नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये एक स्क्वायर है, मैं हल्का सा टिल्ट बनाया हूँ, बट है एक स्क्वायर। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गॉस लॉ लगा सकते हैं क्या? सर लगा तो सकते हैं। कैसे? गॉस गॉस लॉ तो पहला स्टेटमेंट क्या था, फॉर अ क्लोज सरफेस, यहाँ पे क्लोज तो नहीं है। कर सकते हैं कि 5 और सरफेसेस हैं तो उसको लाइक एग्जैक्टली हम लोग, फाइन, तो ऐसा एज्यूम करो कि ऐसा कुछ है, 10-10 का एक क्यूब बना दो, साइड 10-10 का, तो क्या होगा, ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है? उस क्यूब के सेंटर पे, राइट, ये एकदम मिड पॉइंट से ऊपर प्लस क्यू है, तो चार्ज कहाँ रखा हुआ है? एकदम सेंटर पे। अगर मैं 10-10 का एक क्यूब बना दिया, तो फ्लक्स थ्रू दिस स्पेस क्या हो जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अगर सेंटर पे है तो टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो थ्रू वन फेस विल बी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। देन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। सर 1 मिनट पीछे जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ तो पूछो। तो इसमें उसके साइड्स देने का कोई मतलब नहीं हुआ ना सर? नहीं नहीं, हुआ ना, 10 क्रॉस 10 है और उसके मिड पॉइंट से ऊपर रखा है प्लस क्यूब, तभी तो तुम 10 क्रॉस 10 का एक क्यूब बना दी और बोली कि वो चार्ज उसके सेंटर पर है, तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा क्यूब से, और थ्रू दैट फेस इट विल बी क्यू बाई 6। ओके, अगर 5 पे नहीं होता तो चेंज होता।
हाँ, अगर 5 पे नहीं होता तो हम लोग कर ही नहीं पाते ना। अगर मान लो ये 6 पे होता, लेट्स से ये हाइट 6 होता, तो फिर सेंटर नहीं हो जाता ना, वो क्यूब का सेंटर नहीं रह पाता ना। कैसे? तो फिर तुम बता ही नहीं पाती एग्जैक्टली क्यू बाई 6 हम लोग नहीं बोल पाते ना कि थ्रू ईच फेस इट विल बी इक्वल एंड इट विल बी इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा स्टेटमेंट हम लोग दे पाते क्या? नहीं सर, समझ गए। ठीक है, इसलिए वहां पर होना जरूरी था। ओके नेक्स्ट, अगर ये 10 क्रॉस 10 का है अगेन, और चार्ज जो है वो इस वर्टेक्स से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखा है, तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट, सही है पार्थ? संचय नहीं, अंचित नहीं, सही है विवान, सत्यम नहीं, अभिजीत सही है। तो अगेन ये क्वेश्चन हमने अभी ही किया था, जो क्यूब वाला लास्ट केस था, अगर तुम इसको एक्सटेंड कर दो, 10 क्रॉस 10 का एक क्यूब बना दो, राइट? तो वो चार्ज कहाँ रखा हुआ है? एट वन ऑफ द वर्टेक्स, और वन ऑफ द वर्टेक्स वाला है तो ये वाले फेस से कितना था? टोटल फ्लक्स था क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स, क्योंकि 8 रूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, ये हमने देखा अभी, तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट था, और 3 फेस से फ्लक्स क्या था? 0। अरे यार इसमें, हाँ, ये फेस और ये फेस, सही है सत्यम, इन तीनों फेस से फ्लक्स 0 था, तो बाकी से फेस क्या होगा? मतलब पहले देखा था क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, राइट? हाँ विवान, बोर्ड्स में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन ये था 10 क्रॉस 10, इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं सेम क्वेश्चन को, कैसे? इसको तुम ऐसा, सर हम एक लोग बड़ा ऐसा भी, क्यूब बना सकते हैं जो क्यू उसका हाँ सेंटर हो। एग्जैक्टली फाइन। तो हमारे पास सिचुएशन ऐसा है, इस जो किसी को नहीं मिला 11th का रिजल्ट, हाँ यहाँ पर है, तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं, सर हम बेसिकली वही तो कर रहे हैं, हाँ मतलब बात सेम ही है, बात सेम ही है, जो पिछला वाला डायग्राम बना था ना बेसिकली वही है। और हम लोग बोल देंगे कि ये जो है, अब यहाँ पर हर फेस पे चार प्लेट बन रहा है हर फेस पे, और टोटल क्यू बाई
एप्सिलॉन नॉट होगा। और टोटल फेस कितने हैं ऐसे? 24। तो हम लोग बोल देंगे फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट विल बी q by 24 एप्सिलॉन नॉट। ये भी काम कर सकते हैं। Fine. ठीक है, अब बात आती है यार कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड से था, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे थे। तो गॉस लॉ जो हमने पढ़ा उससे फायदा क्या हुआ? तो उससे फायदा क्या हुआ, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास, मैंने इसमें डिराइव नहीं किया बट तुम लोग अपना जेई लेक्चर में डिराइव करोगे। नीट वाले स्टूडेंट्स को मैंने डायरेक्ट आंसर बता रखा था। तो जैसे ये है पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, लेट्स से लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस r, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है 2k लैम्डा बाई r, दैट इज 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k को लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एनी आइडिया कैसे प्रूफ करेंगे? So like हम एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। नहीं, गॉस लॉ नहीं, गॉस लॉ को बिना यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके। फ्लक्स थ्रू रिंग और डिस्क, विवान गॉस लॉ का यूज नहीं करना है, बिना गॉस लॉ के। सर हमें जब करवाया था तब तो हमें पूरा इंटीग्रेशन से लंबा चल हाँ एग्जैक्टली, तुम करवा दिया क्या तुम लोग में? कौन सा बैच? इवनिंग? अच्छा इवनिंग, ओके ठीक है। तो तुमने ऐसा किया होगा, यहाँ पे थीटा एंगल पे एक टुकड़ा लिया होगा डी थीटा विड्थ का, राइट? उसके कारण सर उसके तुमने ये लेंथ, कंपोनेंट्स ले लिए। फाइन, और इस टुकड़े के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर उसको आगे प्रूफ किया होगा, इंटीग्रेट कर दिया होगा। कंपोनेंट्स में सॉल्व करवाया था। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसका इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट ले लिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया, राइट? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो अलग-अलग ये हम लोग का, इंटीग्रेट। हाँ ये हम लोग का बेसिक तरीका है। और तुम्हारा फॉर्मूला होगा k लैम्डा बाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ऐसा कुछ इसी फॉर्म में याद किया ना? हाँ सर। ठीक है fine। तो ये हम लोग का बहुत लेंथी तरीका है, मतलब बहुत इंटीग्रेशन ये सब इन्वॉल्व है। तो गॉस लॉ जो है इस चीज को बहुत आसानी से प्रूव कर देता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है गॉस लॉ के साथ? वो तभी हेल्पफुल है जब चीजें इनफाइनाइट है या फिर चीजें सिमेट्रिक है। जैसे इनफाइनाइट रॉड, ऐसा लिखिए ना, केस 1, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long uniformly charged thin wire। तो जैसे ये है, ये एक वायर इंफिनिटी तक है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, लेट्स से लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा पहले तो ये बताओ? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड शायद हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी वाले क्लास में। सर प्लेट के पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर, राइट? सो ऐसा कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सारे पैरेलल होंगे, सारे एक दूसरे को स्ट्रेट कर दिए होंगे, बिल्कुल। ऐसा, और ये पूरा 3 डायमेंशन में लाइन से सारे डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, सिमेट्रिक सा। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से यहाँ से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहला हम लोग का काम क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस चुनना, सच दैट मैं उस गॉसियन सरफेस में बोल दूं कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट?
तो अब गॉसियन सरफेस तो हम लोग किसी भी शेप का चुन सकते हैं, ऐसा कोई भी आर्बिट्रेरी शेप चुन सकते हैं, ऐसा भी चुन सकते हैं, राइट, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का चुन सकते हैं। सिलेंडर स्फेयर नहीं, नहीं विवान स्फेयर नहीं होगा, मैं बताता हूँ स्फेयर के लिए। हम लोग कोई भी गॉसियन सरफेस रैंडम शेप का चुन सकते हैं एंड फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि उस गॉसियन सरफेस पे मुझे, जैसे मान लो मैंने ऐसा रैंडम सा गॉसियन सरफेस ले लिया, ऐसा कुछ भी सेम, तो क्या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर, एरिया वेक्टर डिफरेंट है। मतलब अभी हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि अब नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली वहां पर नहीं होगा, तो हम लोग ऐसा सरफेस नहीं लेंगे कभी भी गॉसियन में। हम लोग गॉसियन सरफेस लेने का क्राइटेरिया है कि आइदर, जैसे मान लो तुम कोई भी ले रहे हो, कोई भी सेम क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कुछ भी ले रहे हो, तो फर्स्ट कंडीशन इज कि उन सारे पॉइंट पे, जो भी तुम्हारे पॉइंट है सिलेंडर पे, स्फेयर पे, जो भी है, उन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और आइदर सेम होना चाहिए और फ्लक्स थ्रू दैट पार्ट जीरो होना चाहिए। क्यों? कोई लॉजिक बताएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए से मॉड डी ए कॉस थीटा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ तो मैं डायरेक्टली इसको बाहर ले सकता हूँ, फाइन। तो हम लोग वैसा गॉसियन सरफेस लेंगे जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, या फिर उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो हो जाए। अब बताओ कैसा यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेना चाहिए? सर बहुत, लाइन के हाँ, परपेंडिकुलर एक प्लेट। एक प्लेट, ओके, प्लेट क्लोज कैसे हुआ? गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए ना। एक मैं ऐसा ले लेता हूँ, लेट्स से ये नेक्स्ट मैं ऐसा ले लेता हूँ, एक सिलेंडर, एक किसी का ऑप्शन था स्फेयर, ऐसा, ये तो सबको पता चल रहा है ना कि सिमेट्रिक लेना होगा मुझे एक्सिस के अबाउट। एक मैं ऐसा सिलेंडर ले लेता हूँ, कौन सा लिया जाए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, दो आंसर आया, 2। वन में क्या प्रॉब्लम है? चलो एक ही करके प्रॉब्लम बताओ, वन में क्या प्रॉब्लम है? लैटरल फेसेस में नहीं होगा जीरो। लैटरल फेसेस में जीरो नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे चेंज कर रहा हर होगा, पॉइंट पे चेंज करेगा। राइट। और ये भी होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जो सेंटर वाला है, यहाँ पे हल्का टिल्टेड होगा, यहाँ पे और टिल्टेड होगा, राइट, तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं लिख पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वन तो हम लोग का नहीं हो रहा है, वन हम लोग नहीं ले सकते। थर्ड पे आओ, सर सेम इशू। सेम, वो लैटरल जो सरफेस है, कर्व सरफेस जो है, वहां पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा और फ्लक्स जीरो नहीं होगा, कैंसिल। फोर्थ, सर इसमें हर बार एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होगा। हर बार एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल अच्छा, सर। हाँ, हर बार पैरेलल नहीं होगा, एंगल सेम नहीं होगा यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड भी जो अलग अलग पॉइंट है, मतलब ऐसा सिचुएशन है ना, मैग्नीट्यूड भी तो सेम नहीं होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। तो हम लोग फोर्थ भी नहीं ले सकते हैं, तो हमें बस, और सेकंड का बात करो, सेकंड ले सकते हैं। हाँ सही है, मतलब यूनिफॉर्म है पूरा चार्ज। सेकंड यूनिफॉर्म है, जो मेरा कर्व सरफेस है वो सारे इक्वल सेपरेशन पे है, तो सारे पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और जो फ्लैट सरफेस है उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा?
0, राइट। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं बाकी फिगर्स को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, सॉरी सेकंड वाला। बट फिर से फिगर बड़ा बना देते हैं। तो हमें पहले सोचना है कि हमें कैसा गॉसियन सरफेस लेना होगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा इस टाइप का गॉसियन सरफेस ले ले रहा हूँ, जिसका इस सिलेंडर का एक्सिस जो है वो वायर से कोइंसाइड कर रहा है। ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस ले लिया। लेट्स से रेडियस 8 पॉइंट पे बताना था, तो रेडियस r है और इसका हाइट h एज्यूम कर रहे हैं। 3 रीजन में डिवाइड कर दो, फर्स्ट कर्व सरफेस इज सेकंड एंड बॉटम वन इज थर्ड। सो फ्लक्स थ्रू वन विल बी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है सारे पॉइंट पे। तो फ्लक्स थ्रू वन इज 0, राइट। फ्लक्स थ्रू थर्ड, ये तो 0 ही रहेगा। 0. ये भी 0 हो जाएगा, सेम लॉजिक, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। राइट, ओके विवान, फाइन। तो यहाँ पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। विवान क्लास के बाद में तुमको कॉल करता हूँ। इसके Okay, sir. बाद, हाँ, इसके बाद ये देखो जो फ्लक्स थ्रू सेकेंड वाला रीजन है, फ्लक्स थ्रू सेकेंड, इसमें सिलेंडर एज्यूम करो, तो इस सिलेंडर के सारे पॉइंट पे, मतलब जो कर्व सरफेस होगा उसका पूरा, सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा क्या, राइट। दोनों के बीच का एंगल 0 एट एवरी पॉइंट, राइट। Yes, sir. So it will be mod of E mod of dA cos 0, और E कांस्टेंट है तो E को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल ऑफ dA, ये क्या बन गया, mod E इंटू 2 पाई आर एच। सो टोटल फ्लक्स हो गया mod E इंटू 2 पाई आर एच, एंड दिस इज इक्वल टू, चार्ज कितना इनक्लोज हुआ, चार्ज बस यहाँ से यहाँ तक इनक्लोज हुआ, h लेंथ का, Lambda h. lambda h, lambda is charge per unit length, तो चार्ज इज लैम्डा इनटू एल, तो चार्ज इनक्लोजेस लैम्डा इनटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो एच एच कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यही आना चाहिए था, देखो पिछले वाला केस, 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पर भी आ गया। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इवनिंग बैच, अगर हम लोग का इतना ही काम आसान था तो हमने वो प्रूफ क्यों किया, बहुत लंबा चौड़ा तुम लोग प्रूफ किए हो। नॉन इंटी बैच हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे, 1 2 का उसके नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अगर ये इतना ही आसान था तो पूरा प्रूफ क्यों तुम इंटीग्रेट करके, रीजन सर आइडिया नहीं है। क्या, सर तब आइडिया नहीं फ्लक्स है, नहीं पड़ा था. नहीं नहीं नहीं, अच्छा नॉन इंडिया कोई नहीं है, अरे हाँ। अच्छा इंटी बैच में बाकी बैचेस में हो गया या बस इवनिंग में हुआ है,
इंटी बैच 1 बैच 2 हो गया, बचा हुआ है। नहीं देखो, वहां पर जब तुमने एक्सप्रेशन पढ़े हो ना, वो तुमको इनफाइनाइट लेंथ नहीं भी हो तो भी तुम्हारा वो फॉर्मूला के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वैलिड है। बट क्या ये तरीका वैलिड है अगर इनफाइनाइट नहीं हुआ तो? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं रहेगी और हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे उस टाइम। सो दैट्स वाई वो चीज भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। वो तुम किसी भी लाइन के लिए निकाल सकते हो। वो जनरल है। हाँ वो जनरल है। ओके पार्थ, बस कुल हमला तक हुआ, ठीक है। डन, आगे चले। डन। नेक्स्ट केस, केस 2 लिखने से पहले कुछ चीज देखते हैं, जैसे कंडक्टर। कंडक्टर्स कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स के पास किस चीज को हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं बेसिकली? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो कोई भी कंडक्टर हो किसी भी शेप का, इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर electric field is always zero. Electric field is always zero. रीजन क्या है? अब तक कितने स्लाइड्स हो गए? मनीष, पता नहीं, कुछ स्लाइड्स इरेज किए थे मैंने। अराउंड 10-11 हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कंडक्टर प्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पर कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं रह जाएगा। कंडक्टर के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, स्टैटिक चार्ज नहीं होगा, राइट पार्ट। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, हम लोग को पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो प्लस क्यू पे इस साइड फोर्स लगता है क्यूई, और माइनस क्यू पे इस साइड फोर्स लगता है क्यूई। तो जो निगेटिव चार्ज है, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब पे लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा और वो पीछे वाले सरफेस पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे। एंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेंगे। और ये अपना एक और ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस डायरेक्शन में एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा सच दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो हमेशा, क्योंकि अगर जीरो नहीं हुआ तो और चार्ज मूवमेंट होगा। चार्ज मूवमेंट तब तक होते रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। सो
और ये होने में नेग्लिजिबल टाइम लगता है। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करूंगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगा, ई नेट विल बी जीरो। और सिचुएशन कैसा बनेगा, ये कंडक्टर है, just a minute. ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ वाला जो था वो तो सीधा निकल गया, यहाँ वाला हल्का सा बेंड करके ऐसे निकल जाएगा, यहाँ वाला इसको परपेंडिकुलरली हिट करेगा इधर। हर पॉइंट में परपेंडिकुलरली हिट करेगा और यहाँ से परपेंडिकुलरली बाहर निकल जाएगा। एंड इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये वाला है, हल्का सा बेंड है यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ नीचे वाला भी हल्का सा बेंड हो गया, फिर निकल जाएगा। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इनसाइड जीरो क्यों होता है, तो एक्सप्लेन करेगा वो परपेंडिकुलरली क्यों हिट करेगा। कोई भी लॉजिक, क्योंकि फ्लक्स नहीं है सर। देखो, अगर परपेंडिकुलरली नहीं हिट किया तो क्या होगा, ये कंडक्टर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं सेंस है। अगर यूनिफॉर्म परपेंडिकुलरली नहीं हिट किया, मान लो ऐसा कुछ हिट किया, ऐसा इस डायरेक्शन में, तो इसका दो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा कुछ, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक सरफेस के लॉन्ग, राइट, E1 E2 लेट्स से। अब ये जो टुवर्ड्स द सरफेस वाला कंपोनेंट है, इसके कारण क्या होगा, जो यहाँ पर चार्ज है -q, ये मूव करने लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा और वो मूव करेगा। बट ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज अगर चार्ज मूव किया दैट इज वहां पर करंट आ गया, बट ऐसा करंट स्टैब्लिश नहीं होता है जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। सो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली हिट करेगा। फाइन, डन। नेक्स्ट, अब जैसे कोई भी हम लोग का कंडक्टर है, तो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, तो ये लेट्स से हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो जब भी हम लोग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को हम लोग चार्ज देंगे, तो हॉलो के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो चार्ज होगा वो सरफेस पर ही होगा। मान लो +q चार्ज दिया,
तो ये प्लस क्यू चार्ज हॉलो में तो सरफेस पर ही रहेगा, अंदर हवा में तो रह नहीं सकता है। सिमिलरली अगर सॉलिड है तो भी सरफेस पे ही रहेगा। कोई लॉजिक बताएगा इसका? अगर प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये सरफेस पर ही रहेगा। रीजन? क्योंकि मान लो जैसे अगर तुमने ऐसा गॉसियन सरफेस लिया, अगर इसके अंदर चार्ज हुआ तो यहाँ से फ्लक्स निकल जाएगा, और फ्लक्स निकला इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, राइट? तो जो भी हम लोग चार्ज देंगे वो क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा। वही अगर मेरे पास नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हुआ, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो अगेन हॉलो है, इसको मैंने चार्ज दिया तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चार्ज इसके सरफेस पे ही होगा, अंदर तो हॉलो है। लेकिन अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुआ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लास्ट केस में ऐसा क्यों होगा? और जैसे अगर नॉन कंडक्टिंग है ना, तो नॉन कंडक्टिंग में अगर तुमने चार्ज दिया, मतलब अगर तुम एक ही पॉइंट पे चार्ज डाल दिए, जैसे मान लो इस पॉइंट पे डाल दिए, तो फिर तो पूरा का पूरा यहीं पे रहेगा, प्लस क्यू। लेकिन अभी मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ वो यूनिफॉर्मली चार्ज मान रहा हूँ सारे केस में, ठीक है? पर अगर तुम किसी एक पॉइंट पे डाल दिए नॉन कंडक्टिंग में, फिर तो वो उसी पॉइंट पे रहेगा। बट हम लोग को इसका एप्लीकेशन करना है एक्चुअली, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली चार्ज, मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके। ओके? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में अगर तुम चार्ज डाल दोगे तो वो मूव करेगा ही नहीं, उसी पॉइंट पे रहेगा। अगेन ये सारे मैं यूनिफॉर्मली चार्ज एज्यूम कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज। वैसे ये दोनों तो यूनिफॉर्मली चार्ज अपने आप हो जाएगा, कंडक्टिंग वाला, इसको मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। एक्चुअली हमें इसका एप्लीकेशन करना है केस 2 में। That's it. ओके, बीच में मैंने एक टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक डाइपोल स्किप किया था, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में आ रहा था, गॉस लॉ का एप्लीकेशन था डायरेक्टली यहाँ पे, सॉरी फ्लक्स का एप्लीकेशन था। इसलिए इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डाइपोल कवर करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दो, केस 2। केस 1 लाइन चार्ज का था, केस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow or solid, conducting or non-conducting, conducting or non-conducting sphere, hollow conducting, hollow non-conducting, solid conducting, solid non-conducting, चारों केस हमारे पास है जो पिछले में देखे हैं। तो इन चारों केस में आइदर तीन में तो चार्ज सरफेस पे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक में चार्ज थ्रूली इनसाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। मान लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस आर, गॉसियन सरफेस कैसा ले? मान लो क्यू चार्ज इस पे है, राइट सेंसर? और किसी का?
सिलेंडर ले सकते हैं क्या? क्यूब, क्यूबॉइड, ऐसा कुछ? क्यूबॉइड तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर तुम ऐसा क्यूब ले लिए तो सारे पॉइंट पर सेम नहीं होगा, राइट? तो क्यूब तो नहीं ले सकते, क्यूबॉइड नहीं ले सकते। हम लोग ऐसा एक स्फीयर ले लेंगे, विद कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लेंगे, राइट? तो इस पॉइंट पे सारे के सारे पॉइंट जो है, ये मैं गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहा हूँ। अरे, ये मैं गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहा हूँ, गॉसियन सरफेस। तो इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। और सारे, क्योंकि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, मैग्नीट्यूड आइडेंटिकल सिचुएशन, मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है एंड एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, राइट? सो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इक्वल्स टू, एंगल तो जीरो है, मॉड डी ए कॉस जीरो 1, और ई कांस्टेंट है सारे पॉइंट पे, तो मॉड ई बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज मॉड ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ का वो क्या था, लिमिटेशन? सर पॉइंट चार्ज के लिए काम कर रहा था। पॉइंट चार्ज के लिए काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ रहा है। अगर मैं इसको लिखूं चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको थोड़ा और अरेंज कर दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट? तो अगर वहां पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हो और वो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करे, तो फोर्स अगेन वही लगेगा कि क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट ना करे तब। तो ऑल्दो ये बड़ा चार्ज है, बट यहाँ पर भी एक्सप्रेशन सेम आ जा रहा है। So at a distance r, electric field is kq by r square। और ये भी जो एक्सप्रेशन था kq by r square, ये भी पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड था इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन यहाँ पर भी आ जा रहा है सेम एक्सप्रेशन। फाइन, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो केस है, हम लोग ये तीनों ले रहे हैं, 1 2 3। फोर्थ के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, केस 4 केस 3। इसके बाद और कोई क्लास है? Yes, sir. JE वाली classes हैं। कितने बजे से? 10:45। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या क्या था? ये तीनों, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग, एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
hollow non-conducting uniformly charged spheres. Charged spheres. Outside नहीं, sorry, outside तो डिस्कस कर ही दिए, inside. तो इन तीनों केस में हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग हो या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज कहाँ पे है? इन तीनों केस में चार्ज कहाँ है? सरफेस पे, राइट? तो इस तीनों के केस में अगर क्यू चार्ज दिया है तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पे है, प्लस क्यू। तो अगर मान लो मुझे इनसाइड निकालना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, मैं ऐसा गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज है क्या? गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड इज 0। जीरो। तो यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इन तीनों में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बट आप यही अगर बाहर ले लेते सर स्फीयर तो बाहर तो हम लोग का केस 2 हो गया ना प्रतीक्षा, आउटसाइड है यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। हाँ सर सॉरी। तो ये है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। वो जो अपना था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, उसमें हम लोग ये नहीं बोल पाते कि अंदर में चार्ज इनक्लोज 0 है, दैट्स व्हाई इसको मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ यहाँ पे। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डन। ये सो लास्ट, अगर मेरे पास ये है हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो इन तीनों केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो जब तक मेरा वैल्यू रेडियस कैपिटल आर के बराबर नहीं हो गया, मेरा केस 3 बन गया इनसाइड वाला, एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो मेरा ग्राफ यहाँ पे 0 रहा, दिस इज सेंटर। अब जैसे ही मेरा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ, तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? आउटसाइड केस 2, एक्सप्रेशन इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब हम लोग आर वाला से वैल्यू कैपिटल आर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो जैसे ही हम लोग सरफेस पे पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद वो 1 बाई आर स्क्वायर से डिक्रीज होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा मेरा। ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, एसिम्प्टोटिकली टच कर रहा है।
नन। ठीक है, तो एक बार डाइपोल वाला सेक्शन छोड़ के और एक सेक्शन है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही गॉस लॉ में एक दो चीज हम लोग का प्रूफ बचा है। तो डाइपोल और गॉस लॉ का थोड़ा छोड़ के बाकी सारा इस चैप्टर का चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो एक बार बुक रीड करना पूरा और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना, एडिशनल एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सर वो सॉलिड स्किप मत करना। स्फीयर का सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार ट्राई करना खुद से, चलो उसको होमवर्क जैसे ट्राई कर लेना, इजी है, कुछ है नहीं। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट? तो उसमें क्या करना, यहाँ पे एक आर रेडियस का लेना, लिखना E इंटू 4πr² इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डेंसिटी इंटू 4/3πr³ बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से एक्सप्रेस करना क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आ जाएगा, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट टाइप। ये होमवर्क हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैसे ही डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड solid non-conducting sphere uniformly charged। विवान 3 to 5 के बीच में। विवान फिर एक रात में कॉल कर लो ना, उस टाइम मेरा क्लास होगा मोस्ट प्रोबेबली 9 o'clock के अराउंड कॉल करो। ठीक है सर, ठीक।